हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, चैप्टर 9। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है कोणीय वेग। इसमें देखिए, वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है हमारा। कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर हम टाइम अनंत सूक्ष्म लें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो हम ओमेगा इज इक्वल टू लिखते हैं डी थीटा ओवर डी टी। और ओमेगा इज इक्वल टू हमारा 2 पाई अपॉन टी भी होता है। 1 अपॉन टी इज इक्वल टू हम जानते हैं एन होती है आवृत्ति, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आगे आपका रेखीय वेग। त्रिज्यीय रेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। ये डेफिनेशन आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। इसे v से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेखीय विस्थापन के साथ जो हमारा विस्थापन में जो टाइम के साथ परिवर्तन होता है उसको रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध देखिए, b इज इक्वल टू हमारा होता है ये r ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है 2 पाई अपॉन टी होता है। टी यहाँ पर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी लिख दी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू हमारा आ गया 2 पाई r अपॉन टी। आगे आपका अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पे क्या गति करता है तो उसकी दिशा क्या है, निरंतर बदलती रहती है, अर्थात उसका वेग भी क्या है, बदलता जाता है। इस दशा में क्या है, कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर को दृष्टि त्वरण लगता है। ठीक है, इसी त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं और इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और v इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू होता है हमारा आर ओमेगा, तो ये आर ओमेगा यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए, स्क्वायर करेंगे इस टाइप से, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा यहाँ से हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। आगे आपका अभिकेंद्र बल, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में। न्यूटन के नियम के अनुसार त्वरण क्या सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है। त्वरण जो है सदैव लिखा हुआ है, ये सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं हम। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। ठीक है, कोई वृत्तीय गति तभी करेगा जब उसमें क्या अभिकेंद्र बल लगेगा, अंदर की ओर क्या है, एक बल लग रहा है, तभी तो ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, नहीं तो ये इधर उधर किधर भी जाता रहेगा। ठीक है, यदि पिंड का द्रव्यमान m हो तो अभिकेंद्र बल F का मान F इजिकल टू हमारा होता है द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण। तो F इजिकल टू यहाँ से हमारा जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r। ऐसे अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r है और m हमारा द्रव्यमान है। यदि अभिकेंद्र त्वरण का मान r ओमेगा स्क्वायर अगर हम पुट करें तो यहाँ पर हम त्वरण इजिकल टू r ओमेगा स्क्वायर, जो अभी ऊपर हमने अभिकेंद्र त्वरण निकाला था वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से पुट करेंगे जब, तो ये F इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, फिगर के द्वारा भी आपको ये दिखाया गया है। आगे देखिए आप अपकेंद्र बल, उपकेंद्र या अपकेंद्र बल। ठीक है, वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु पर वस्तु के वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाले आभासी बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं या क्षम बल कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्र बल, उपकेंद्र या अपकेंद्र बल कहते हैं इसको। एक क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है, अंदर की ओर लग रहा था, ठीक है, केंद्र से। अब ये वाला बल जो है अपकेंद्र बल या अपकेंद्र बल, ये बाहर की ओर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा जब कपड़े धुलते हैं तो वो चारों तरफ का पानी इस टाइप से गोल 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 बाहर की ओर फेंकता है, वो भी क्या है, अपकेंद्र बल होता है उसमें। अभिकेंद्र बल के कुछ एग्जाम्पल देखिए। कार का सड़क पर मुड़ना, इसमें क्या है, जब कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि वो गोलाई में इस टाइप से मुड़ रही है तो
क्या है, इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। कार को यह बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हों अथवा सड़क गीली या बर्फीली हो तो घर्षण बल कम हो जाता है। यदि यह इतना कम हो जाए कि कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान न कर सके तो कार क्या होगी, मुड़ने की बजाय वो फिसलने लगेगी। ठीक है, अब अगर हमें सड़क से क्या है, सड़क और टायरों के बीच से अगर हमें घर्षण बल ही नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उससे अभिकेंद्र बल नहीं प्रदान होगा, तो उससे कार क्या है हमारी मुड़ नहीं पाएगी बल्कि फिसलेगी। ये फिगर के द्वारा भी दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति जब कण का भार नगण्य हो। जब हम हल्की गेंद को डोरी के सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो हमें डोरी को निरंतर भीतर की ओर खींचे रखना पड़ता है। आप देखते होंगे कोई धागे को आप डोरी को बांधिए, एक सिरे पर उसके कुछ पत्थर वगैरह कुछ बांध दीजिए, हल्का सी कोई चीज़ बांध लीजिए धागे पर और उसको गोल गोल जब घुमाते हैं तो क्या होता है, अंदर किसको खींचे रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, खींचे नहीं रखेंगे तो वो बाहर की ओर की भागेगी। इस प्रकार डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगा रहता है। यदि हम डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ दें तो गेंद वृत्त पर स्पर्श रेखा की दिशा में भाग जाती है। चूँकि डोरी छोड़ देने से डोरी का तनाव और इस कारण गेंद पर लगने वाला अभिकेंद्र बल समाप्त हो जाता है। गेंद न्यूटन के पहले नियम के अनुसार सरल रेखा में चलने लगेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, अगर इसको छोड़ दें तो ये क्या होगा, ये ऐसे भाग जाएगी।